हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के चैप्टर 4 को पढ़े थे और 4 तक हम लोगों ने चैप्टर भी कंप्लीट करा था और क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ करते गए थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, जो है ऐतिहासिक स्मारक। इसमें कुछ बच्चे हैं जो छुट्टी के दिनों में ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण करने गए थे। वो लोग प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए थे। नाम है बच्चों का जरताज, सना, जुनैब। ये लोग अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए थे। सना है इसमें एक बच्ची जो शिक्षक से पूछकर कुछ बातों को डायरी में नोट की थी कि हम लोग जिसे नालंदा खंडहर कहते हैं वो वास्तव में प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था और नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय था। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और इस बच्ची ने अपने शिक्षक से पूछकर अपनी डायरी में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ लिखी थी, जिसमें था कि प्राचीन काल में जिसे आज हम लोग खंडहर समझ रहे हैं, खंडहर को देखने जा रहे हैं, सो प्राचीन काल में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। यह सिर्फ भारत का ही नहीं, संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय किसे कहते हैं? जहाँ पे हम रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं अपने घर से और फिर पढ़ाई करके जब छुट्टी होती है तो वापस अपने घर आ जाते हैं, लेकिन जो आवासीय विद्यालय होता है ना, वहाँ पे लोग रह के अपनी पढ़ाई करते हैं। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में ही इसकी स्थापना हुई थी। जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना कि इसमें 10,000 से अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। तो इसमें जरताज को इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी लेनी थी, तो इन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी तो इसको पता चला कि इसमें 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र के विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया और यह जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी जो थे सो पढ़ने आते थे, लोगों को आकर्षित करता था, क्योंकि ये पूरे संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ाने के लिए आते थे। जैनब ने सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्षण काल था। और इसमें पढ़ने कहाँ कहाँ से बच्चे आते थे, एक बार फिर से समझ लीजिए। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग जो है वो यहाँ पे पढ़ने आते थे। तो यहाँ पे एक सूचना पट लिखा हुआ था जिसमें सब कुछ दिया गया था कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसका उत्कर्ष काल है। चीनी यात्री ह्वेंसंग यहाँ आकर पढ़े तथा पढ़ाए, और चीनी यात्री ह्वेंसंग उनका नाम था, वो यहाँ आकर पढ़े और पढ़ाए भी। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया और 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। और यहाँ पे चीनी यात्री ह्वेंसंग आए, पढ़े भी और पढ़ाए भी, और 12वीं शताब्दी तक के अंत तक ये जो विश्वविद्यालय था इस ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। वहाँ पे एक गाइड भी था। गाइड ने बताया कि इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना है जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। तो गाइड सारी जानकारी जो है यहाँ पे बच्चों को दे रहा था कि ये विश्वविद्यालय जो है ये प्राचीन भवन का एक बेहतरीन, बहुत ही सुंदर नमूना है जिसके चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें हैं, दीवारों से घिरा हुआ है। और इसका जो मुख्य द्वार था, मतलब मेन गेट, वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा शानदार था। और इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे जिसमें अनेक ध्यान केंद्र थे। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण में 10 मंदिर थे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे ध्यान करते थे, उस ध्यान केंद्र था, ठीक है। और पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहा जाता था और इस विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय क्षेत्र था उसको कहा जाता था धर्मगंज, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। और ये जो पुस्तकालय था वो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे। पुस्तकालय का नाम था रत्नदधि,
रत्नरंजक तथा रत्नसागर। क्या क्या? रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्नसागर, ये 3 पुस्तकालय थे जिसका नाम था। जरताज, सना और जैनब के पापा ने भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। तो इस विश्वविद्यालय में जो एडमिशन लेना चाहते थे उनका ना द्वार पे जो इसका गेट होता था वहाँ पे 4 द्वार पंडित रहते थे जो कि प्रवेश परीक्षा लेते थे कि मतलब आपके पास नॉलेज कितना है उसकी जांच होती थी, उसके बाद ही इस विश्वविद्यालय में प्रवेश जो है वो मिलता था। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है और इसका पुनर्स्थापना करने का काम जो है वो चल रहा है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन और अन्य विशेषज्ञ की देखरेख में जो है इसका पुनर्स्थापना का काम जो है चल रहा है, जो हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और ये जो कार्य है वो राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनके मार्गदर्शन में आरंभ हुआ था और ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। इसके बाद क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। तो विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। सेकंड है, यह विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के नालंदा जिले में था। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ से छात्र आते थे तो हम लोग पहले पढ़े हैं। नालंदा आवासीय विश्वविद्यालय में कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, तुर्की तथा इंडोनेशिया आदि देशों से छात्र जो है पढ़ने आते थे। अब पूछ रहा है विश्वविद्यालय के भवन कैसे थे। अभी हम लोग जस्ट इसको पढ़े हैं। विश्वविद्यालय का भवन जो था वो प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना था जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और साथ ही इसका जो मुख्य द्वार था वो बहुत ज़्यादा शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे जिसमें अनेक अध्ययन केंद्र थे। पुस्तकालय 9 मंजिल इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे जो जिसका एक का नाम था रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्न सागर। अब पूछ रहा है इसके पुस्तकालय के बारे में लिखिए। तो पुस्तकालय जो है 9 मंजिली इमारत में स्थित था। पुस्तकालय का क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था और 3 पुस्तकालय थे जिसका नाम था रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्न सागर। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय पर जानकारी बच्चों को किन किन स्रोतों से मिली। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी बच्चों को निम्नलिखित स्रोतों से मिली जिसमें पहला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक से। हम लोग देखे हैं जरताज जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी जिससे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उसको बहुत जानकारी हुआ था, है ना। सेकेंड शिक्षक से लिख के वो डायरी में नोट करवा के लाई थी, पूछकर नोट करके लाई थी। और फिर सूचना पट्टी पे वहाँ पे लिखा हुआ था और फिर वहाँ पे एक गाइड थे जो बता रहे थे। ठीक है, तो क्या क्या होगा आंसर? पहला होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक, दूसरा शिक्षक से, तीसरा सूचना पट्टी से और चौथा गाइड से। ठीक है, नेक्स्ट, जानकारी के स्रोत और क्या क्या हो सकते हैं अपने साथियों एवं शिक्षक से चर्चा करके लिखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लिखे गए बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक, यहाँ घूमने आए या पढ़े लोगों द्वारा लिखी पुस्तक, पुरातत्व की खुदाई से मिले अवशेष और वहाँ मौजूद गाइड। ठीक है, इसके बाद है इन स्रोतों से जानकारी लेना हो तो क्या करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लिखा हुआ है सिर्फ लिख लेंगे, दूसरा है सिर्फ पढ़ लेंगे, तीसरा है पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे और चर्चा करेंगे, चौथा है पढ़कर चर्चा करेंगे मगर लिखेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, पहले पढ़ेंगे फिर लिख लेंगे और फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से या सिर्फ लिख कर रख लेने से सभी तथ्य याद नहीं रहेंगे। अतः पूर्ण रूपेण याद रखें और तथ्यों की जानकारी के लिए पहले हमें पढ़ना है, फिर उसे लिख लेना है और उसके बाद फिर उस पर चर्चा करना, ये सर्वोत्तम उपाय जो है वो है। चलिए, इसके बाद है बिहार के स्मारक। बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है, चाहे मगध की राजधानी
गिरिव्रज यानी राजगीर हो, या पाटलिपुत्र या वर्तमान में उसको पटना बोलते हैं, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय हो, या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है, तो वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली के लिए। बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है, और सूफी संतों का केंद्र भी यही राज्य रहा है। तो बिहार में भी बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक है, जैसे मगध की राजधानी राजगीर, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में, विक्रम शिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, बोधि मंदिर बोध गया, भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब, और विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया जो कि मोतिहारी में है, अशोक स्तंभ है, फिर कोल्हुआ में, और पटना संग्रहालय पटना, गोलघर पटना में, देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद, प्राचीन इंद्रदमनेश्वर शिवलिंग अशोक धाम लखीसराय में, और जल मंदिर पावापुरी। ये सब जो है सो बिहार के स्मारक है। इसके बाद दिया गया है बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल पटना साहिब है, जो सूफी संतों का केंद्र भी यही राज्य रहा है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य भी रहा, और उसने जन कल्याणी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनाए, जो आज भी नंदनगन लौरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। सब दिया गया है यहाँ पे, अशोक स्तंभ, वैशाली का स्तूप, केसरिया का स्तूप, पटना संग्रहालय दर्शनीय है, तो पटना का गोलघर अद्वितीय है, गोलघर यहाँ पे दिया गया है। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। गोलघर पर जब चढ़ते हैं तो पूरे पटना शहर आपको दिखेगा, साथ ही गंगा मैया का भी दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर तथा पावापुरी का जल मंदिर जो है बहुत ज़्यादा अद्भुत है। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर यहाँ पे दिखाया गया है, पावापुरी का जल मंदिर दिखाया गया है, और इन सब स्मारकों की वजह से हमें अपने बिहार पे गर्व है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी के कुछ स्मारकों के बारे में लिखिए। जैसे हम लिखेंगे पटना संग्रहालय, यह पटना के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित है। इस संग्रहालय में कांस्य की सुंदर प्रतिमा, तिब्बत के प्राचीन पेंटिंग तथा मौर्यकालीन कला के विविध एवं अनूठे संग्रह है। ठीक है, तो आप ना वीडियो को पीछे करके, थोड़ा पीछे कर करके क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार मैं रिपीट करूँगी तो फिर वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। इसके बाद है दूसरा, गोलघर। यह पटना के पश्चिम भाग में गंगा के किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में कैप्टन जॉन गस्टिन ने करवाया था। फिर खुदाबख्श पुस्तकालय, यह पटना शहर की प्रमुख सड़क अशोक राजपथ पर स्थित है। यह पटना कॉलेज के बगल में है। इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में की गई। चौथा, शहीद स्मारक के बारे में लिख लेते हैं। यह पटना शहर के मध्य में पुराना सचिवालय के पूर्वी द्वार के सामने स्थित है, और यह 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सचिवालय पर तिरंगा झंडा फहराने में वीर गति को प्राप्त होने वाले 7 बहादुर नवयुवकों की याद में बनाया गया एक शहीद स्मारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कभी कोई दर्शनीय स्थल देखा हो तो उसके बारे में लिखिए। तो ये आप खुद लिख सकते हैं कि आप किसी दर्शनीय स्थल पे गए हैं तो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा है। ठीक है, इसके बाद है, कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है। दर्शनीय स्थल में जल मंदिर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पावापुरी में है। महाबोधि मंदिर बोध गया, देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, गोलघर पटना। ठीक है, इसके बाद है, अपने शिक्षक से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में। अशोक बिंदुसार का पुत्र और मगध का एक महान शासक था। अशोक की मामा का नाम सुभद्रांगी था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। ठीक है, नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कैसे संभव है, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण निम्नलिखित रूप से संभव है। पहला, लोगों को ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी देना। दूसरा, ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व की सूचना पट्टी पर लगाकर ऐतिहासिक स्मारकों की सही देखरेख कर, साल में 1 बार या 2 बार मरम्मत या रंगाई पुताई कर, लोगों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों का दर्शन करने हेतु उचित व्यवस्था करना इत्यादि। नेक्स्ट है, आपके आसपास के किसी भी स्मारक, पुराने या नए भवन के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर जानकारी एकत्रित कीजिए। वह भवन स्मारक कब बना? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो 5वीं शताब्दी में बना। उसे किसने बनवाया? उसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने किया। वह किन किन सामग्रियों से बना? नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट, पत्थर, सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोबा तथा गोंद लगा हुआ है। इसके बाद है, वह भवन स्मारक किस उद्देश्य से बनाया गया होगा? इस विश्वविद्यालय के निर्माण का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना था। यहाँ देश विदेश के छात्र तथा शिक्षक अध्ययन तथा अध्यापन के लिए आते थे। प्राचीन काल में यह विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र था। ठीक है, अध्यापक के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत बच्चों को ऐतिहासिक स्थल का दर्शन कराएं। और क्या आप जानते हैं में दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट, पत्थर इत्यादि का इस्तेमाल किया गया है। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। अभी ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग दिए हैं। भवन स्मारक किस उद्देश्य से बनाया गया होगा, इसमें ये बताया गया है। पूछा था इससे पहले वह किन किन सामग्रियों से बना हुआ था, तो इसमें ये बताया गया है। तो चलिए, आज के क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। धीरे धीरे कंप्लीट करने का कोशिश मैं कर रही हूँ। हालांकि हर रोज़ चाहती हूँ कि मैं एक क्लास लूँ, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जल्दी ही आगे का चैप्टर भी आप लोगों से करूँ और आप लोगों से भी करवाऊँ। चलिए, तो मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।